नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। 6 और 7 अक्टूबर को भारी बारिश की भी संभावना। दून समेत 8 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार। अन्य जिलों में येलो अलर्ट भी किया गया है जारी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 6 और 7 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी संभव बताई जा रही है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट प्रभावी बताया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 6 और 7 तारीख के लिए अलर्ट भी मौसम का जारी किया गया है। तो येलो अलर्ट भी कई जिलों में जारी किया गया है और उत्तराखंड में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से एक बार फिर मौसम के जो तेवर हैं वो तल्ख नजर आने लगे हैं और जिस तरह से मौसम का मिजाज एक बार फिर उत्तराखंड में बदल गया है। और ऐसे में जिस तरह से मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि पहाड़ी इलाकों में अब बारिश देखने को मिलेगी, भारी बरसात रहेगी। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली सहित 8 जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक ये कहा गया है कि मध्यम से जो है भारी वर्षा तक जो है कई कई इलाकों में देखने को मिलेगी। और इससे अलग भी जो ज़िले हैं उनमें जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक की अगर हम बात कर लें तो इस दौरान जो है कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। कुछ निचले इलाके हैं जहां पर मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ 4000 मीटर से ऊपर के जो इलाके हैं वहां बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। इस दौरान मौसम विभाग ने यह भी कहा कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है तेज़ हवाएं भी चलेंगी, जो कहीं ना कहीं जो है काफ़ी होगी आगे आने के लिए, मौसम बदलने के लिए। तो निश्चित तौर पर जो है मौसम का मिजाज जो है धीरे धीरे बदलता जा रहा है। और ऐसे में अब जिस तरह से बारिश होगी, इस बारिश का रुख अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मौसम जो है को चेंज करेगी, ठंडक बिठाने का काम करेगी और इससे जो है कहीं ना कहीं मौसम में परिवर्तन जो है आना प्रारंभ हो जाएगा। और इसी केस के चलते जो है जिस तरह से बारिश है इसको लेकर भी मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। वो कहा है कि जो नदी नाले हैं उनके आसपास न जाएं, क्योंकि भारी बरसात ऐसे में पहाड़ी इलाकों में होगी तो निश्चित तौर पर जो है पानी का बहाव तेज रहता है और उससे जो है कहीं ना कहीं तो नुकसान हो सकता है। इसलिए उनको जो है ये कहा गया है कि वहाँ के लोग जो है इस चीज़ की सतर्कता जो है वो बरतें। और जिला जो अधिकारी हैं उनसे भी कहा कि आसपास के ऐसे इलाके जहाँ पर जो है देखा जा सकता है कि वहाँ पर जो है पानी का बहाव तेज हो सकता है, वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं खतरे वाली बात है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए और वहाँ पर लोग जो है घूमने के लिए ना जाएं, उसके लिए भी जो है वहाँ पर टीमें तैनात की जाए। तो ये एडवाइजरी जो है मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी है। और 6 तारीख से 8 तारीख तक का जो अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया उसको देखा जाए तो सुबह से ही जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं, बरसात देखने को मिल रही है देहरादून के अंदर। और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश जो है वो हो रही है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे बरसात का जो तेवर है वो भी तेज होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही 4000 से मीटर ऊपर के इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। जी योगेश, क्योंकि चारधाम यात्रा भी ऐसे में जारी है, अंतिम दौर है, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन भी सरकार की ओर से जारी की गई है और प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? हाँ, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि चारधाम यात्रा जो है वो इस वक्त जो है क्योंकि अंतिम चरण में है और ऐसे में जो है देखा जाए तो लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ रही है, क्योंकि बीच में आपदा के दौरान लोग जो नहीं आ पाए थे वो अब लगातार जो है चारधाम का रुख कर रहे हैं, दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और इसके लिए जो है जो ज़िले हैं, चाहे उत्तरकाशी की बात हो, चाहे रुद्रप्रयाग की बात हो, चमोली की बात हो, वहाँ पर जो है अलर्ट किया गया है। वहाँ के अधिकारियों को कहा गया है कि वह जो आने वाले तीर्थ यात्री हैं उनके आने की व्यवस्था को देखें और कहीं भी किसी प्रकार की कोई चुनौती नज़र आती है तो उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से मार्ग सही है उसके लिए जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ की टीम है वो किस तरह से गाइडलाइन दे रही है, किस तरह का उनका नज़रिया है, क्या कहना है कि मार्ग सही है नहीं है, क्या स्थिति बन सकती है, उस तमाम चीज़ों को जो है ध्यान में रखा जाए, उनको नज़रअंदाज ना किया जाए, उनको ध्यान में रखते हुए ही जो यात्री आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। तो यानी कि सुरक्षा के लिहाज से तमाम चीज़ों को देखे जा रहा है, तमाम व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा है ताकि जो आने वाले तीर्थ यात्री हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और वह सुगम तरीके से यात्रा करने के लिए धामों पर पहुंचे, अच्छे से दर्शन करें और अपने सुरक्षित वापस जो है गंतव्य तक पहुंचे। तो निश्चित तौर पर इसके लिए जो चुनौतियां हैं वो जो है कहीं ना कहीं ध्यान में रखी जा रही है और टीमें जो है वो लगातार तैनात की हुई हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने हरदोई के महेंद्र प्लाजा होटल में आयोजित सदर विधानसभा सम्मेलन में जीएसटी रिफॉर्म पर व्यापारियों और उपभोक्ताओं को संबोधित किया है। मंत्री ने कहा है कि जीएसटी सुधारों से व्यापारियों, एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योगों को भी लाभ होगा। जीएसटी दरों में कमी से कारोबार में तेजी होगी, बिक्री में वृद्धि और टैक्स बोझ में कमी भी आएगी। इससे डबल फायदे भी मिलेंगे। व्यापारी सम्मेलन था और जो जीएसटी में सुधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे देश के व्यापारियों के लिए और देश के जनमानस आम जन के लिए जो लाया है और जो उसको लागू हुआ है देश में, उस निमित्त हम लोग ने आज व्यापारी सम्मेलन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। और साथ ही साथ जीएसटी के सुधार के बाद, सुधार लागू होने के बाद क्या फायदे जनमानस को हो रहे हैं और क्या फायदे उसके व्यापारी वर्ग को होंगे, उसकी भी चर्चा आज व्यापारी सम्मेलन में हम लोगों ने करी है। संभल में तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनी गोसुलवरा मस्जिद को हटाने की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू कर दी गई है। तहसीलदार की जांच और कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 4 दिन का समय भी दिया था। वहीं अंतिम दिन कमेटी ने बुलडोजर मंगवाकर मस्जिद हटाना शुरू कर दिया है और स्थानीय लोगों भी प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई बिना भेदभाव के की जाएगी। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि प्रशासन की ओर से जेसीबी मंगाई गई और जो मस्जिद थी उसको हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि बिना भेदभाव के अतिक्रमण को हटाया जाएगा और ऐसे में स्थानीय लोगों का सहयोग भी प्रशासन को मिलता हुआ नजर आया। भारी पुलिस बल भी इस दौरान तैनात किया गया था। तो ऐसे में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। और इस दौरान पुलिस बल भी तैनात किया गया था और स्थानीय लोगों का सहयोग मिलता हुआ भी इस दौरान नजर आया। प्रशासन ने पहले भी अल्टीमेट दिया था लेकिन अंतिम दिन तक भी कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है? सतीश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी सतीश, किस तरह की कार्रवाई ये देखने को मिली है प्रशासन की ओर से? जी, हम आपको बता दें, बात की है जनपद संभल के यहाँ पर सूरी थाना क्षेत्र है। यहाँ पर राय बुजुर्ग गांव का मामला है। यहाँ पर मस्जिद के विवाद को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पर अवैध तरीका से जो मस्जिद बनी हुई थी तालाब पर जो हो, उसको लेकर के प्रशासन ने इन्हें नोटिस दे दिया गया था और समय भी दिया गया था। तो उसके बाद में जो है वहाँ पर लोगों ने, वहाँ के मौलाना ने मीटिंग कर समय मांगा था 4 दिन के लिए। बोले हम खुद मस्जिद तोड़ देंगे। तो लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है और वो मस्जिद जो है स्वयं तोड़ रहे हैं। लेकिन कल जो है खुद बुलडोजर बुलाने के बाद में बिल्डर द्वारा मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि 4 दिन का समय मिला है तो इसलिए हम अपने यहाँ स्वयं तोड़ रहे हैं। इसी को लेकर के प्रशासन से बात की जाए तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और उनका कहना है कि यहाँ पर जो बात जो है मस्जिद को ये तोड़ा जा रहा है। जब इनका समय खत्म हो जाएगा तब प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। बात की जा रही है तो यहाँ पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
याचिका खारिज कर दी गई है। इनकी जो इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली थी वो खारिज कर दी गई है। उनमें जो है बताया गया है कि जो है अवैध तरीका से मस्जिद बनी हुई है। जी बिल्कुल सतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जालौन में मिशन शक्ति 5.0 के तहत एक विशाल वुमेन एम्पावरमेंट रन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में जिले भर की लगभग 5,000 स्कूली छात्राओं और महिलाओं ने भाग लेकर नारी शक्ति का परचम लहराया है और महिला अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का प्रभावशाली संदेश भी जारी किया है। ये मैराथन दौड़ उरई स्थित पुलिस लाइन परिसर से शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई टाउन हॉल जाकर समाप्त भी हुई है। रन फॉर एम्पावरमेंट था इस प्रतियोगिता का नाम, जो कि बहुत ही अच्छा रहा था। और मिशन शक्ति तो ये काफ़ी अच्छा रहा और हमें काफ़ी अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके, और सभी लोग को अच्छा लगा होगा, आई होप। और सभी को अच्छा मिशन शक्ति ये तो है, मतलब हर एक चीज़ को समझना चाहिए, बोलना चाहिए। और देखिए हर एक जगह पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर कितना भी डर लगे आपको डर पे थोड़ा काबू करना सीखना चाहिए। पुलिस लाइन से चलकर यहाँ टाउन हॉल तक पहुँची हूँ, जिसमें बालिकाओं में बहुत जोश और उत्साह के साथ आज सारी बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। और नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को लेकर बालिकाओं में काफ़ी प्रेरणा है। और मतलब बालिकाएं इस अभियान को लेकर हमेशा आगे चढ़ना चाहती हैं। और सभी बालक, हमारे कॉलेज के जितने भी महाविद्यालय के छात्र हैं, वो सभी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी का सहयोग कर रहे हैं। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट रन, महिला सशक्तिकरण दौड़, ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें 5,000 बच्चियों, महिलाओं ने इस दौड़ में प्रतिभाग किया और पुलिस लाइन से लेकर के टाउन हॉल तक। और उन्होंने महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए जो कानून हैं, प्रावधान हैं, उनके बारे में आम जन को जागरूक करते हुए यहाँ तक अपनी रैली और दौड़ निकाली है। इसके लिए मैं सभी स्कूल के पार्टिसिपेंट्स को, यहाँ उरई के सभी जितनी हमारी संभ्रांत महिलाएं हैं, बच्चियाँ, इन सबको मैं बधाई देता हूँ। कार्यक्रम है मिशन शक्ति फेज 5 का रन फॉर एम्पावरमेंट। इसके अंतर्गत पुलिसकर्मी, सरकारी विभाग के कर्मचारी, हमारी NGOs, स्कूल और कॉलेजेस की हमारी बच्चियां, कुल मिलाकर लगभग 5,000 नारी शक्ति ने इस दौड़ में भाग लिया, जो पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर और टाउन हॉल तक इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया टाउन हॉल पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी महिलाएं हैं, उनको जागरूकता का, सशक्तिकरण का, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का एक संदेश दिया गया है। साथ में जो इनके अधिकार, कर्तव्य और जो भी कानूनी प्राविधान हैं, इनको सशक्त बनाने के, इनको स्वतंत्र बनाने के, आत्मनिर्भर बनाने के, उसका भी वितरण किया गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालौन जिलों को 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की घोषणा में शामिल होने के बाद सांसद और विधायक के बीच विवाद छिड़ गया है। दरअसल सपा सांसद नारायण दास आर्यवार ने 2024 का एक पत्र सार्वजनिक कर दावा किया कि उन्होंने ही केंद्रीय विद्यालय की मांग केंद्र सरकार से की थी। वहीं उरई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक गौरशंकर वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो 2017 से ही जालौन में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहे हैं। विधायक ने अपने पुराने प्रयासों का हवाला देते हुए सांसद के दावों को खारिज किया है। ये विवाद केंद्रीय बजट में जालौन के लिए केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी के बाद सामने आया है। जनपद जालौन उरई विधानसभा के अंतर्गत ग्राम बड़ेरा, जो उरई से कोटा रोड जाता है, उस पर स्थित है। और वहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत सरकार के
केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं कि उन्होंने लगातार 2017 से मैं प्रयासरत था कि जनपद जालौन में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो। लगातार प्रयास के बाद कई बार पत्राचार होने के बाद हमारे जिला प्रशासन के जिलाधिकारी से बार बार पूछा गया, कई आपत्तियां आई। उन आपत्तियों का निराकरण करते हुए जिलाधिकारी ने बार बार रिपोर्ट भेजी और आज वो दिन आ गया कि उरई विधानसभा में जनपद वासियों को केंद्रीय विद्यालय की सौगात देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री ने देने का काम किया है। तो सदन में भी आप लोगों ने सुना होगा कि हमने बराबर केंद्रीय विद्यालय के लिए अपनी मांग रखी है और हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी लेटर द्वारा अवगत कराया और कई बार उनसे निवेदन किया कि हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। अगर वहाँ केंद्रीय विद्यालय चाहे ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर खुल जाएंगे तो जो बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, वो अच्छी शिक्षा के कारण पढ़ने आगे नहीं पढ़ पाते, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। अगर विद्यालय खुल जाएंगे तो हमारे बच्चे जो बाहर नहीं भटकना पड़ेंगे, वो शिक्षा मिल जाएगी। और संवाददाता विकास गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से वाद विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले में? जी विशाल जी, ये जिले में 2022 में केंद्रीय विद्यालय के लिए जगह का चयन किया गया था और डकोर ब्लॉक के ग्राम पंचायत में के बड़ेरा गांव में यह विद्यालय की जमीन आवंटित की गई थी, जिसमें उस समय नापजोक के लिए DIOS लेखपाल व राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा जो थे उस समय वो गए थे इस जगह का देखने के लिए। जिसके बाद ये जगह गांव केंद्रीय विद्यालय के लिए ये आई है सूचना। इसके बाद से ही लगातार ये विधायक और सांसद के बीच जवानी जंग छिड़ी हुई है कि इसका दोनों लोग श्रेय लेने के लिए लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ये विधायक ने प्रेस वार्ता करके बताया पत्रकारों को कि हमने धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी ली है। वहीं सांसद नारायण दास अग्रवाल का कहना है कि हमने धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर, लेकिन अभी तक यह जिले में नहीं हो पाया है कि किसको श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन जिले वासियों का कहना है कि ये खुशी की खबर है कि जिले में केंद्रीय विद्यालय आ गया है। बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मंसूरपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरजनपदीय स्तर पर फर्जी वाहन दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर शाहपुर रोड पर घेराबंदी कर 3 शातिर को महिंद्रा थार से पकड़ा गया है। वहीं तलाशी के दौरान 5 लग्जरी कारें, फर्जी नंबर प्लेटें, RC और लोन दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि वो RTO और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से फाइनेंस वाहनों पर नो ड्यूटी सर्टिफिकेट बनाते और फर्जी रजिस्ट्रेशन से बेचकर मुनाफा भी कमाते थे। मंसूरपुर पुलिस द्वारा एक वाहनों के फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से कुल 5 गाड़ियां बरामद की गई है, जिसमें से सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। इसमें से 2 थार है, एक महिंद्रा XUV है, एक टोयोटा ग्लेंजर है और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार है। जो पकड़े गए अभियुक्त, इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग पहले गिरोह के जो सदस्य हैं इनके नाम पर गाड़ियां फाइनेंस करवाते हैं और फिर उनकी किस्तें तोड़ देते हैं। इसके पश्चात ये लोग एक RTO के मुंशी से मिलकर उसके फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, जिसमें उसका बैंक का नो ड्यू सर्टिफिकेट रहेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।